हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, डिस्कस करने जा रहे हैं लेज़र का असाइनमेंट। लेज़र फिजिक्स हमने डिस्कस कर लिया था और सबसे पहले अपने इसके पीवाई को डिस्कस करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेज़र फिजिक्स के, और सेम टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया नेट 2011 में। ठीक है, इसका जो असाइनमेंट है, जो टाइप्ड असाइनमेंट है, वो तुम्हें एक दो दिन बाद मिल जाएगा, क्योंकि वो अभी उस पर थोड़ा काम चल रहा है। इस वजह से मैंने ये जो क्वेश्चन है वो पहले ही करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं हैंड रिटन भी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंप्लीट जो असाइनमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, जो टाइप्ड असाइनमेंट है, जिसमें ईयर भी लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, और रिक्वायरमेंट थी काफ़ी स्टूडेंट की, सर नेट के एग्ज़ाम से पहले इसको करवा दो, जो 15 फरवरी को नेट है। एक सेकेंड। हाँ, तो इस वजह से मैंने सोचा इसको एक बार जल्दी से करवा दूँ। देखो क्या है, कंसिडर द एनर्जी लेवल डायग्राम एज शोन इन फिगर बिलो ऑफ ए टिपिकल 3 लेवल रूबी लेज़र सिस्टम विद 1.6 इंटू 10 टू पावर। रूबी लेज़र में हमें पता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, और इसमें हमने क्रोमियम ऐड करते हैं। तो क्रोमियम कितने ऐड किए हैं? 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 क्रोमियम आयन पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ऐड किए गए हैं। ऑल द एटम एक्साइटेड बाय 0.4 माइक्रोमीटर। ये जो गैप है वो 0.4 माइक्रोमीटर का है। रेडिएशन डीके रैपिडली टू लेवल E2, और जो रेडिएशन है वो E2 में डीके हो जाती है रैपिडली। जो E3 में गई वो E2 में आ जाती है, जो पार्टिकल गए। एंड विच हैज़ लाइफ टाइम, और जो E2 का जो लाइफ टाइम है वो 3 मिली सेकेंड है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का हमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, हमें तो जस्ट क्या करना है, हमें यहाँ पे ये, अब देखो ए पार्ट देखो, इसमें दो पार्ट है, एक सेकंड पार्ट भी है। एज्यूमिंग दैट देर इज नो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 0.7 माइक्रोमीटर प्रेजेंट इन द पंपिंग साइकिल। पंपिंग साइकिल में कोई भी जीरो, मतलब पंपिंग अपने कर रहे हैं उसमें कोई भी 0.7 माइक्रोमीटर की रेडिएशन नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ कोई पंपिंग नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ जो पंपिंग हो सकती है वो कहाँ से E1 से E3 में पंपिंग हो सकती है। ठीक है, E1 से E2 में पंपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें वो उस टाइप की रेडिएशन नहीं है। ठीक है, एंड पंपिंग रेट इज R एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो ये पंपिंग रेट है वो R है। द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेवल N2 बिल्ड्स अप एज। पॉपुलेशन डेंसिटी N2 है, वो टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में। अब यहाँ पे पार्टिकल है वो इंक्रीज कर रहे हैं आर रेट से। ठीक है, अब वो जो सभी के सभी पार्टिकल है वो E2, जो N2, जो E2 लेवल है उसमें आ रहे हैं। ये हमारे पास में लेवल है, तो समझने की कोशिश करना थोड़ा सा इसको। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। ठीक है, इसमें से जो पार्टिकल थे वो उसकी जो रेट है इंक्रीज होने की पार्टिकल की वो आर है। आर रेट से सभी के सभी पार्टिकल है E1 से E3 में जा रहे हैं, और हमें पता है E3 से E2 में सभी पार्टिकल जंप कर रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है ऑल द एटम एक्साइटेड बाय 0.4 माइक्रोमीटर रेडिएशन डीके रैपिडली टू लेवल E2, और लेवल E2 का जो लाइफ टाइम है वो 3 मिली सेकेंड है। बहुत हाई लाइफ टाइम है, यहाँ पे पार्टिकल रुकते हैं काफ़ी देर। ठीक है, और फिर यहाँ से डीके हो जाते हैं। तो हमें निकालना है जो लेवल E2 है उसमें जो पार्टिकल N2 वो टाइम के साथ में कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। अब हमें dN2/dt देखना है। सबसे पहले dN2/dt क्या होगा हमारे पास में, dN2/dt होगा हमारे पास में जो लेवल E2 है उसमें जो पार्टिकल और टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रहे हैं, रेट है। रेट आर रेट से वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं वो सभी के सभी पार्टिकल यहाँ भी आ रहे हैं। तो N2 जो पार्टिकल है वो आर रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जो N2 पार्टिकल है वो डिके भी हो रहे हैं। ठीक है, डिके किस में हो रहे हैं? फर्स्ट लेवल में। तो जो डिके हो रहे हैं वो होगा हमारे पास में डिके कॉन्सेंट। इसको अपने जैसे रेडियो एक्टिविटी में करते हैं ना, सेम λN2, इस टाइप से इसको अपने लिख सकते हैं, क्योंकि डिके और लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारे पास में है डीके कॉन्स्टेंट, इसको लिख देंगे 1/टाउ। लैम्डा को लिख सकते हैं 1/टाउ। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इस N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसको ये लिख सकते हैं dN2 अपॉन R माइनस λN2 इक्वल टू dt। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इंटीग्रेट कर देंगे, यह आ जाएगा log r माइनस लैम्डा n2, और इसका दोबारा इसका दोबारा लॉग करेंगे, इसका दोबारा हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिवाइड में आ जाएगा माइनस लैम्डा, और ये आ जाएगा हमारे पास में dt का होगा हमारे पास में 0 से टाउ टाइम है, लेट्स से टाउ टाइम बाद में पार्टिकल है वो डिके करने स्टार्ट हो जाते हैं, तो 0 से टाउ टाइम ले लेते हैं अपने, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी 0 से t ले लेते हैं, t टाइम में क्या होगा, t के लिए पूछ रहा है ना, किसी t टाइम के लिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में t, ठीक है, डी टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हारे पास में n2 की वैल्यू आ जाएगी log r माइनस लैम्डा n2, ये आएगा लैम्डा टी, ये आ जाएगा हमारे पास में r माइनस लैम्डा n2, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा को लिख सकते हैं 1/टाउ, तो r माइनस लैम्डा n2, e की पावर लैम्डा को लिख सकते हैं t/टाउ, ठीक है, और यहाँ पे भी लैम्डा को टाउ लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ लिख दूंगे r माइनस ई की पावर माइनस t/टाउ इक्वल टू लैम्डा n2, तो n2 क्या आ जाएगा, लैम्डा से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को, r बाय लैम्डा को r टाउ लिख देंगे माइनस ई की पावर माइनस t/टाउ इंटू टाउ, ठीक है, 1/लैम्डा को टाउ लिख दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, और ये कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास में, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रोसीजर ये रहेगा, फॉलो, इस प्रोसीजर को तुम्हें फॉलो करना है, dN2/dt प्रोडक्शन रेट r है, डीके रेट क्या है, अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि कोई भी प्रॉब्लम दी हो तुम्हें, उसमें पार्टिकल इंक्रीज कैसे कर रहे हैं और डिक्रीज कैसे कर रहे हैं, उसको तुम्हें देखना होगा, ठीक है, और जितने इंक्रीज कर रहे हैं उतने डिक्रीज कर रहे हैं, कई बार ये भी दिया होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी दी होती है कि जो हम वो कह देता है जो सेकंड लेवल है वो इक्विलिब्रियम में है, तो dN2/dt 0 हो जाएगा, तो उस केस में जितना प्रोडक्शन है उतना ही हमारे पास में डीके होगा, r इक्वल टू लैम्डा n2, ठीक है, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में r बाय लैम्डा r टाउ, ये n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप ये समझ में आई हो प्रॉब्लम। डिस्कस करते हैं इसमें सेकंड पार्ट भी है, एक सेकंड पार्ट ये है, द मिनिमम पंप पावर रिक्वायर्ड पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू ब्रिंग द सिस्टम टू ट्रांसपेरेंसी दैट जीरो गेन। अब मिनिमम कितनी पावर हमें, ताकि हम थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके, कितनी मिनिमम पावर हमें रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट तुम्हें पंपिंग पावर का, ताकि हम एक उस लेवल तक पहुंच सके जहाँ पे हमारे पास में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन तक अपने रीच कर सके, तो उसके लिए जो हमारे पास में पावर है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था n/2 h/टाउ, ये हमारे पास में पावर है, बस n की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 जो गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, क्रोमियम के पार्टिकल कितने हैं /2, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल ट्रांसफर होंगे एक लेवल से दूसरे लेवल में वो क्रोमियम के होंगे, क्योंकि जो रूबी लेज़र है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम है, जो क्रोमियम के पार्टिकल है उनके जो लेवल है वो 3 लेवल होंगे, यहाँ पे जो 3 लेवल है, ये 3 लेवल लेज़र है वो किसकी 3 लेवल है, क्रोमियम की, क्रोमियम 3+ होता है यहाँ पे, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻19/2 और 6.6 इंटू 10⁻34 और c/लैम्डा लिख देंगे, इसको c लिख देंगे, 3 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है हमारे पास में, और लैम्डा हमारे पास में पंपिंग जो हमारे पास में तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे h/लैम्डा, c की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू होगी 0.4, जो हमारे पास में पंपिंग जो वेवलेंथ है कितनी गिवन है 0.4 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को पुट कर देंगे 10⁻⁻6, ठीक है, इनटू, और जो हमारे पास में टाइम है 3 इंटू 3 मिली सेकेंड है ना, 10⁻³ सेकेंड, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तुम वैसे इन पावर को ये तो किलोवाट में है सभी क्वांटिटी, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 इंटू 6.6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 0.4 इंटू, पावर को एक बार भूल जाओ, इन क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसमें से ये वाली जो क्वांटिटी है सिर्फ ये वाली मैच कर रही है,
तो 1.32 किलोवाट आ जाएगा डायरेक्ट। कंप्लीट भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो पावर को हटा के ये वाली टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, n/2 hμ/τ। ठीक है, डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये भी नेट का क्वेश्चन है, नेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है नेट 2012 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन बिलो। एनर्जी लेवल डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू मोलिकुलर नाइट्रोजन लेजर। जो गैस लेजर है नाइट्रोजन लेजर है, ये नाइट्रोजन के लेवल है हमारे पास में। इफ़ द पंप रेट आर इज, ये जो पंप रेट है आर कितनी है 10⁻20 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकेंड इनवर्स, एंड द डिके रूट्स आर शोन विथ T21, जो हमारे पास में ये ट्रांजिशन रेट कोफिशिएंट है T21, जो हम कह सकते हैं ये स्पॉन्टेनियस रेट होता है T21 20 नैनो सेकेंड, एंड τ1 जो इसका रेट है, मतलब ये कितने टाइम के बाद में डिके हो रहा है और यहाँ से कितने टाइम के बाद में डिके हो रहा है। यहाँ पे 2 सेकंड के बाद में डिके, 20 नैनो सेकंड के बाद में डिके हो रहा है, और यहाँ पे 1 माइक्रो सेकंड के बाद में डिके हो रहा है, मतलब इसका टाइम ज़्यादा है, मतलब ये मेटास्टेबल स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा देर तक, पार्टिकल है ज़्यादा देर तक रुकता है। द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 2 and 1 आर रिस्पेक्टिवली। तो इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन हमें निकालनी है 2 और 1 की, पहले 2 के लिए निकालेंगे फिर 1 के लिए निकालेंगे। अब पहले 2 की बात करते हैं, तो सबसे पहले रेट निकालना है dN2/dt, और N2 जो पार्टिकल है वो इंक्रीज कर रहे हैं R रेट से और डिक्रीज कर रहे हैं हमारे पास में लैम्डा N2 से। ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब R से वो इंक्रीज कर रहे हैं और लैम्डा है हमारे पास में 1/τ, और ये टाउ कौन सा है τ21, तो ये हमारे पास में आएगा dN2/dt। अब ये क्या कह रहा है इक्विलिब्रियम में द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 2 and 1, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा, dN2/dt इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू N2 T τ1, तो N2 कितना, सेम ही क्वेश्चन है R इंटू T τ1, तो ये N2 आ जाएगा हमारे पास में। अब N1 निकालना है हमें, तो N1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा dN1/dt। अब N1 में पार्टिकल इंक्रीज किस वजह से कर रहे हैं, जो N2 वाले नीचे आ रहे हैं वो N1 में जा रहे हैं, तो वो क्या होंगे हमारे पास में लैम्डा N2, जिस रेट से लैम्डा N2 डिक्रीज कर रहा है उसी रेट से N1 इंक्रीज कर रहे हैं, और N1 पार्टिकल वो डिक्रीज भी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल में, तो वो होंगे हमारे पास में, इसको λ2 ले लो, इसको λ1 ले लो, ग्राउंड स्टेट में डिक्रीज कर रहे हैं तो N1, तो ये कितना आ जाएगा N2/T τ21 N1/T10। ठीक है, ये लिख देंगे, और ये 0 के इक्वल है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में N1 क्या होगा N2 T τ10 to 1, इसको सॉल्व कर लोगे। N2 की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, N2 यहाँ से निकल जाएगा, R की वैल्यू है 10⁻20 इंटू T τ1 की वैल्यू है हमारे पास में 20 नैनो सेकेंड, 20 इंटू 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब, ये N2 आ जाएगा हमारे पास में। N2 की वैल्यू है तुम्हारे पास में, तो N1 की वैल्यू निकाल लो, N1 की वैल्यू आएगी 10⁻14 सेंटीमीटर क्यूब, और एक आएगी 2 इंटू 10⁻12, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास में बी। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ ठीक है, 10⁻21 में से 9 गए, ठीक है, 12, 2 इंटू 10⁻12, ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻12, और एक है हमारे पास में 10⁻20, एक है 20 नैनो सेकेंड, एक 10⁻, एक है 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, ये आएगा लगभग। एक बार और चेक कर लेना इसको आंसर को, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन कर लेना। तरीका ये होगा, प्रोसीजर ये होगा, प्रोसीजर तुम्हें पता होना चाहिए कैसे करेंगे इसको। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये भी नेट का क्वेश्चन है, नेट 2012 में ही पूछा गया, या तो दिसंबर में होगा या जून में होगा, नेट 2012 में। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंसीडर ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोइंग 2p से 1s ट्रांजिशन हो रही है हाइड्रोजन एटम में,
ठीक है। द लाइफ टाइम TSP ऑफ 2p स्टेट आर स्पॉन्टेनियस एमिशन इज 1.6 नैनो सेकेंड। इसका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 1.6 नैनो सेकेंड। एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द लेवल, इन दो लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज्यूमिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। द रेशियो ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन टू स्पॉन्टेनियस एमिशन। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है आइंस्टीन कोफिशिएंट से। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, B21/A21 का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है π² C³ h ओमेगा क्यूब n0 क्यूब। n0 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है हमें। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है तो ये आ जाएगा π² C³ h ओमेगा क्यूब। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमें। एनर्जी की वैल्यू गिवन है तो ओमेगा को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो h² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा π² C³ h क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा E क्यूब। ठीक है, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है 3.14 का होल स्क्वायर। C की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें पुट करनी है 3 × 10⁸ का क्यूब। h की वैल्यू पुट करनी है 1.05 × 10⁻34 का होल स्क्वायर और अपॉन डेल्टा ई की वैल्यू है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, और h भी जूल में है तो जूल इनवर्स होगा आई थिंक, है ना, जूल इनवर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको 1.6 × 10⁻19 जूल कन्वर्ट कर लोगे, जूल का क्यूब है तो जूल का इन्वर्स में आएगा, तो ये आंसर होगा, या इन दोनों में से एक आंसर होगा जहाँ पे जूल इन्वर्स है। फिर इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास में जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो A ऑप्शन आएगा। एक बार इसको चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। चलो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ क्या आंसर आ रहा है। ये आएगा 3.14 × 3.14 इंटू 3 × 3 × 3 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, वैसे 54 होता है वो। ठीक है, डिवाइड बाय 10.2 आएगा 0.290, कुछ मिस्टेक, हाँ डिवाइड बाय 1.6 भी तो करना है, 1.69 डिवाइड बाय 1.69 डिवाइड बाय 1.69, तो ये आ रहा है 0.0601। ठीक है, क्या पता 0.54 लेंगे तो क्या पता ज़्यादा हो जाए वो। और पावर देख लो, पावर कितनी है, 10⁸ आती है 24 प्लस, और पावर क्या है हमारे पास में 10⁻34 68 -68 तो ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻44। ठीक है, और नीचे वाली पावर है हमारे पास में 10⁻⁻19 का क्यूब, 19 × 3 57, तो 10⁻+57 ऊपर चला जाएगा, तो 57 - 44 तो 13, 10⁻13, और एक पावर इसमें से कम करोगे 10⁻13 में से तो ये आ जाएगा 0.601। ठीक है, एक पावर हमने यहाँ पे कम कर दी, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.0601 × 10⁻12। ठीक है, यही आएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नेट का क्वेश्चन है। कंसिडर हीलियम नियॉन लेजर कैविटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 मिरर ऑफ रिफ्लेक्टिविटीज R1 = 1 है और R2 = 0.98 है। ठीक है, द मिरर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर एंड द मीडियम इन बिटवीन हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0 है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0 है यहाँ पे, और द वैल्यू ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द मोड्स, द मोड सेपरेशन कैलकुलेट करना है, मोड सेपरेशन डेल्टा म्यू, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, और विड्थ ऑफ ईच मोड डेल्टा म्यू पी। डेल्टा म्यू का क्या फॉर्मूला था, C/2 N0D मोड सेपरेशन।
C/2 एन नॉट डी। तो C है हमारे पास में, C की वैल्यू 3 × 10⁸, 2 इंटू एन नॉट की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 10⁻⁻2 कर दोगे साथ में, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे, 1 सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये आएगा हमारे पास में, सॉल्व करने के बाद में 3/2 / 20, तो ये आएगा 0.075 और ये आएगा 10⁻6 साथ में, 10⁻6। तो इसको लिख सकते हैं 750 किलो हर्ट्ज, 750, 1 सेकेंड, 10⁻6 है ना, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास में इसको 10⁻3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 750 आएगा ना, या 75 आएगा, 75 आएगा, नॉट 750, 75 किलो हर्ट्ज आएगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 750 मेगाहर्ट्ज है, ये 100 किलो मेगाहर्ट्ज है, ये 75 हमारे पास में किलो हर्ट्ज है, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, और है विड्थ ऑफ ईच मोड। विड्थ ऑफ ईच मोड का हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा म्यू पी इक्वल टू 1/2 पाई TC। TC कैविटी डंपिंग टाइम है, और TC की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n0d/c, और ये होता है हमारे पास में यहाँ पे 2α/d - log r1r2। TC का हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n0d/c log, ये होता है हमारे पास में 2α/d - log r1r2। ये हमारे पास में TC का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 पाई, TC की वैल्यू हमारे पास में 2n0d/c, और ये आ जाएगा 2α/d - log r1r2, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है 0, अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। C/2 n0d की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये रही C/2 n0d की वैल्यू हमारे पास में है, 1 सेकेंड रुको, 75 अपॉन 2 पाई इंटू C/2 n0d की वैल्यू हमने, TC की वैल्यू ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो C/2 n0d की वैल्यू 75 अपॉन 2 पाई इंटू माइनस लॉग R1 और R2 की वैल्यू है 1 × 0.98। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है। ये आएगा हमारे पास में 75 / 2 3.14, और लॉग 0.98 की जो वैल्यू होगी वो होगी -0.02, 1 सेकेंड, 11.94 log 0.98 0.020, ठीक है, और इंटू 11.94, तो ये आएगा हमारे पास में 0.24 और किलो हर्ट्ज, 0.24 किलो हर्ट्ज आ रहा है हमारे पास में जी, इसकी वैल्यू 0.24 आ रही है हमारे पास में, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई अपने पावर में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 75 किलो हर्ट्ज था ना, 75 किलो हर्ट्ज था, ठीक है। ये 24 आना चाहिए, 2 पाई log R1R2 log 98 करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द लेजर रेजोनेटर कैविटी शोन इन फिगर इफ I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एट मिरर M1 जो मिरर है यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है। अल्फा इज द गेन कोफिशिएंट, अल्फा गेन कोफिशिएंट है बिटवीन द मीडियम। देन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटोन इन द प्लेट P एट ए डिस्टेंस x। इस P प्लेट पे एनर्जी डेंसिटी कितनी है फोटोन की। जहाँ से यहाँ से एनर्जी ट्रैवल करेगी तो एनर्जी डेंसिटी होती है I1/c। अब जब ये ट्रैवल कर रही है तो गेन हो रहा है e⁻⁴x, ठीक है, क्योंकि गेन कोफिशिएंट गिवन है, हमें कोई लॉस नहीं गिवन है कि भाई कितना लॉस हो रहा है इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट होना चाहिए
I1/c इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स। हाँ, यदि वो कहता भाई एक राउंड ट्रिप कर रहा है कंप्लीट जाके वापस आ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते थे I1/c इंटू I1/c होती है हमारे पास में एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये हमने लिखा था डेंसिटी को I/c, जब हमने थ्योरी में डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमने पुट किया था ये, ठीक है। ये कैसे आता है ये मैंने बताया था वहाँ पे, तुम्हें यूनिट देखनी होती है, तुम्हें यूनिट से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। I1/c इंटू ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स यदि यहाँ तक जाएगा कंप्लीट तो ई की पावर अल्फ़ा एल होगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचेगा। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो R2 साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब दोबारा यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, वापस इसी डिस्टेंस तक पहुँचेगा तो ई की पावर 2 अल्फ़ा एल हो जाएगा। तो एक राउंड ट्रिप में इंटेंसिटी ये होगी हमारे पास में। लेकिन सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है जो इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है जिससे अपन पूरा प्रेडिक्ट कर सकें। लॉस कोफिशिएंट भी नहीं है, सिर्फ गेन कोफिशिएंट गिवन है हमें, तो माइनस वाला तो यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स वाला, क्योंकि लॉस नहीं है, गेन हो रहा है, ठीक है, तो लॉस की बात ही नहीं कर रहा है ये। तो हम कह सकते हैं ये आंसर हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं होगा भाई नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है तो माइनस आएगा, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है तो प्लस आएगा, ये कोई वो नहीं है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये गेन और लॉस की बात हो रही है, अब यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, तो इधर से ट्रैवल करें, पॉजिटिव से राइट से लेफ्ट में करें, लेफ्ट से राइट में करें, एमिशन तो होना ही है, स्टिमुलेटेड एमिशन तो होना ही है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अपने, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास में, ये भी नेट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 नेट 2013, ठीक है। और ए गैस लेजर कैविटी हैज़ बीन डिजाइन टू ऑपरेट लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर विद ए कैविटी लेंथ, और कैविटी लेंथ है 1 मीटर, with the setup the frequency is found to be larger than the desired frequency by 100 हर्ट्ज। जो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ फाउंड टू बी लार्जर देन द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो 100 हर्ट्ज थी। द चेंज इन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैविटी टू रिक्वायर्ड टू रिटर्न द लेजर, ठीक है। हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास में एक जो लेजर कैविटी है वो डिज़ाइन की गई है 0.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ को एमिट करने के लिए, और इसकी जो कैविटी लेंथ है वो 1 मीटर है। ये हमारे पास में कैविटी लेंथ 1 मीटर है और ये लेज़र है वो एमिट कर रही है 0 पॉइंट, ये इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। और लेकिन विद द सेटअप द फ्रिक्वेंसी इज फाउंड टू बी लार्जर देन, जो फ्रिक्वेंसी हमें मिलनी चाहिए थी उससे 100 हर्ट्ज हमें जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो हमें लेंथ कितनी चेंज करनी पड़ेगी कैविटी की ताकि हम उसको वापस उसी पोजीशन तक ला सके। मतलब ये जो कैलकुलेशन है ये की जाती है जब लेज़र को डिज़ाइन किया जाता है, तब इस टाइप की कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लेज़र कैविटी की बात करें तो इसकी लेंथ एल है और इसमें फ्रीक्वेंसी और इसमें एक रिलेशन है। यदि नंबर ऑफ मोड्स की बात करें तो हम कह सकते हैं हमारे पास में जो, यदि अपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोड्स की बात करें तो लेज़र मोड की बात करें अपने, तो लेज़र मोड क्या होंगे हमारे पास में, यदि अपने इसको स्टैंडिंग वेव कंसीडर करेंगे, ये एल लेंथ है, इसमें एक स्टैंडिंग वेव है, तो हमारे पास में जो मोड्स होंगे वो क्या होंगे 2L इक्वल टू एम लैम्डा। ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोड्स होंगे 2L इक्वल टू एम लैम्डा, क्योंकि जो वेव लेंथ है ये कंप्लीट 2L डिस्टेंस को कवर करेगी। 2L डिस्टेंस में हमारे पास में एक कंप्लीट वेवलेंथ भी हो सकती है, 2 वेवलेंथ भी हो सकती है, 3 वेवलेंथ भी हो सकती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में अलग अलग मोड है। जैसे ये हमारे पास में बात करें ये L लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास में L इक्वल टू λ/2 है, तो ये फर्स्ट मोड है। यहाँ पे लैम्डा कितना आ जाएगा 2L, तो 2L इक्वल टू लैम्डा, या इसको 2L इक्वल टू एम लैम्डा लिखें तो m की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये फर्स्ट मोड होगा। फिर हमारे पास में सेकंड केस ये हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा L इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, फिर 2L इक्वल टू 2 लैम्डा, तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स होंगे हमारे पास में, 2L इक्वल टू एम लैम्डा, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास में देखो, और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है C/λ, फ्रीक्वेंसी होती है C/λ, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में पुट कर देंगे,
लेमडा की वैल्यू आ जाएगी सी बाय म्यू। तो म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, म्यू आ जाएगा हमारे पास में एम सी बाय 2L। ठीक है, और डेल्टा म्यू करेंगे यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा म्यू आएगा हमारे पास में माइनस MC/2L² इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पे लेंथ में और फ्रीक्वेंसी चेंज में हमारे पास में रिलेशन आ गया। और यहाँ से देखो, यहाँ से हमें पता है C/2L की जो वैल्यू है वो कितनी है, μ/m। तो C/2L की वैल्यू μ/m पुट कर देंगे, C/2L की वैल्यू μ/m पुट कर देंगे, एक L नीचे ऑलरेडी है। ठीक है, M से M कैंसिल हो जाएगा, माइनस μ/L डेल्टा L डेल्टा म्यू। ठीक है, तो डेल्टा म्यू और डेल्टा एल में हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। डेल्टा म्यू माइनस म्यू को क्या लिख देंगे, C/λL। ठीक है, डेल्टा एल। अब डेल्टा म्यू है 100 हर्ट्ज, तो डेल्टा एल निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में। ठीक है, डेल्टा एल आएगा हमारे पास में, यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, डेल्टा म्यू है हमारे पास में माइनस C/λL इंटू डेल्टा एल। तो डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास में λL/c डेल्टा म्यू। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁻6 इंटू एल की वैल्यू हमें गिवन है, पहले कैविटी की लेंथ थी 1 मीटर, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और डेल्टा म्यू की वैल्यू हमारे पास में जो 100 हर्ट्ज। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये निकल के आएगा। एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, ये आएगा हमारे पास में 0.5 डिवाइड बाय 3, तो आएगा 0.166 इंटू 10⁸ -6 10⁻2 आ जाएगा हमारे पास में, इंटू 100 10⁻2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, एक सेकेंड रुको, ये 10⁻6 और 10⁻8 होगा ना, 10⁻−14 होगा, तो ये 10⁻12 आ जाएगा, 10⁻12। तो ये आ जाएगा 0.166 इंटू 10⁻12 मीटर। तो ये आंसर होगा, देख लो यहाँ पे कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नेगेटिव में आएगा हमारे पास में, ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये नेगेटिव साइन आएगा ना एक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव में दिया तो नेगेटिव में लोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम याद रखना लेज़र मोड का। ठीक है, यहाँ से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से चेंज करें तो हमें लेंथ कितनी चेंज करनी पड़ेगी ताकि हमें जो आउटपुट वेवलेंथ है वो उतनी ही मिले। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो नेट 2015 में पूछा गया। एक क्वेश्चन तो नेट में बनता ही है लेजर फिजिक्स से। ठीक है, फॉर 2 लेवल सिस्टम द पॉपुलेशन ऑफ एटम इन द अपर एंड लोअर लेवल, अपर और लोअर लेवल में पॉपुलेशन इन्वर्जन गिवन है 3 इंटू 10⁻18, 0.7 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है रिस्पेक्टिवली। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, जो स्टिमुलेटेड एमिशन है B21, ये जो कोफिशिएंट है वो है 3 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब अपॉन वॉट पर सेकेंड क्यूब, ये हमारे पास में गिवन है। एंड द एनर्जी डेंसिटी हमें गिवन है, एनर्जी डेंसिटी रो भी कह सकते हैं या म्यू ओमेगा भी कह सकते हैं, रो ओमेगा भी कह सकते हैं, 9 जूल पर मीटर क्यूब इंटू हर्ट्ज। यूनिट का यहाँ पे बहुत काम है, यूनिट भी लिखना। द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट हमें बताना है dN2/dt। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगा, ये होगा हमारे पास में N2B21 इंटू रो ओमेगा, ये हमारे पास में होता है। N2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻18, B21 की जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब ओमेगा इंटू सेकेंड क्यूब। ठीक है, अब इसको अपने जूल में यदि कन्वर्ट करना चाहें ओमेगा को, तो वॉट होता है जूल पर सेकंड, तो 1 सेकंड कम हो जाएगा, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जूल में चलो वो कर लेंगे कन्वर्ट। इंटू रो ओमेगा क्या है हमारे पास में, जो रो ओमेगा है जूल पर मीटर क्यूब इंटू हर्ट्ज। अब हर्ट्ज को भी अपने सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो वो कर लेंगे अभी कन्वर्ट अपने। रो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास में 9 जूल पर मीटर क्यूब इंटू
हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻18, 3 इंटू 10⁵ इंटू 9 मीटर क्यूब से मीटर क्यूब एक बार कैंसिल कर दो। ठीक है, ओमेगा को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो इसको लिख देंगे जूल, ऊपर है हमारे पास में जूल, नीचे है जूल पर सेकंड, तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, साथ में और हर्ट्ज को लिख देंगे 1/सेकंड, तो ऊपर सेकंड, सेकंड से सेकंड एक कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल, तो 1/सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सेकंड इनवर्स आ जाएगा हमारे पास में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, एक बार मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ, और सेकंड इनवर्स में ही आ रहा है आंसर। जो आंसर आएगा इसका, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, एक सेकंड। 3 इंटू, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 9, 81। ठीक है, तो 81, 3 इंटू 3 इंटू 9, 81। पावर की बात करें तो पावर है 18, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.1 इंटू 10⁻24 सेकेंड इनवर्स। ये आंसर आ रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, आंसर में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछ रहा है देखो, द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट तो यही होगा, इसके अलावा कोई रेट नहीं होगा। N2 की वैल्यू सही रखिए 3 इंटू 10⁻18, या तो यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। 3 इंटू 10⁵ B21 की वैल्यू। ठीक है, मीटर क्यूब पावर, वोट को हमने लिख दिया जूल पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ठीक है, हो सकता है आंसर मिस्टेक हो, 1.8 की जगह 8.1, और ये 10⁻24 आएगा हमारे पास में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8.1 इंटू 10⁻24। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ टू लेवल एटम इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सेपरेशन है। सपोज दैट 4 इंटू 10⁻20 एटम आर इन द ग्राउंड स्टेट एंड 7 इंटू 10⁻20 एटम आर pumped into the excited state just before lasing start. How much energy will be released in single laser pulse? सिंगल लेज़र पल्स में कितनी एनर्जी है वो रिलीज होगी। अब यहाँ से कितने पार्टिकल नीचे जाएंगे हमारे पास में, कितने पार्टिकल ऊपर भेजे गए हैं, 7 इंटू 10⁻20 एटम पंप किए गए हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो ये पार्टिकल कंप्लीट के कंप्लीट हमारे पास में, तो हमारे पास में जो एनर्जी कितनी रिलीज होगी जब ये पार्टिकल है नीचे जाएंगे। ठीक है, अब अपर लेवल में जो पार्टिकल है वो N2 है, लोअर लेवल में N1 है, तो नेट पार्टिकल हमारे पास में कितने होंगे जो लेज़र। अब देखो लेज़र जो एक्शन है वो कब तक होगा, जब तक ऊपर वाले लेवल में पार्टिकल ज़्यादा रहेंगे और नीचे वाले में कम रहेंगे, और ऊपर वाले लेवल में पार्टिकल 7 है, नीचे वाले में 4 है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज का हमारे पास में फॉर्मूला है, एनर्जी रिलीज्ड इन लेज़र, वो होगी हमारे पास में N/2 इंटू एच में। ठीक है, यदि पावर की बात करेंगे तो नीचे टाइम भी आ जाएगा, अदरवाइज N/2 एच में। और N है हमारे पास में जो अपर लेवल और लोअर लेवल में एनर्जी जो पार्टिकल का डिफरेंस है, इंटू एच में। तो ये कितना आ जाएगा, 7-4 10⁻20/2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, आई थिंक जूल में पूछा, हाँ। तो 7-4 3/2 इंटू 10⁻20 इंटू 2, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो जूल में इसको कन्वर्ट कर लेना, तो ये आएगा हमारे पास में 3 इंटू 1.69, तो ये आएगा 5.07। ठीक है, और या 3 इंटू 1.6 कर देते हैं, 4.8। 3 इंटू 1.6 करेंगे, 4.8 इंटू 10, तो ये आएगा 48 जूल। तो ये हमारे पास में आंसर होगा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, दोनों पार्टिकल का डिफरेंस लेना, उसको 2 से डिवाइड करना और उसको hmu से मल्टीप्लाई करना। N/2 इंटू hmu हमारे पास में जो एनर्जी है लेज़र पल्स से रिलीज होगी, और N क्या है यहाँ पे, जो डिफरेंस है दोनों पार्टिकल का, दोनों लेवल में जो पार्टिकल है।
ठीक है, हम लगभग हाफ ले लेते हैं, n/2 ले लेते हैं, क्योंकि हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 hμ टाउ, और एनर्जी का होता है n/2 hμ, क्योंकि पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इस टाइप से अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अब देखो इसमें ये फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे अपने, हर चीज़ का यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते दोबारा। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा हमने लेज़र, जितना तुम्हारे काम का उतना ही हमने पढ़ा है। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आइंस्टीन कोफिशिएंट से क्वेश्चन बन रहा है, तुमने देखा होगा। एक लेज़र पावर से या इससे क्वेश्चन बन रहा है, एक रेट इक्वेशन से क्वेश्चन बन रहा है। भाई यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेज़र में, और कोई डिफरेंट टाइप का बिल्कुल ही अलग आए क्वेश्चन तो उसको लीव करना ही एक बार के लिए सही रहेगा। ठीक है, उसको लास्ट में अटैम्प्ट करना जब तुम्हारे पास में टाइम, कोई बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हें पता ही ना लग रहा हो इसमें क्या करना है, तो उसको एक बार लीव कर देना। ठीक है, लास्ट में टाइम बचे तो उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये भी नेट का ही क्वेश्चन है। ए 2 लेवल सिस्टम इन थर्मल इन्वायरमेंट कैन डिके फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट बाय बोथ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो रहा है एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। द फ्रीक्वेंसी बिलो विच थर्मल एमिशन डोमिनेट्स ओवर स्पॉन्टेनियस एमिशन। एक कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे जो हमारे पास में थर्मल एमिशन है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन, थर्मल एमिशन का मतलब है जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन को डोमिनेट कर रहा है। किस फ्रीक्वेंसी पे, इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। हमें पता है एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ये मैंने डिस्कस भी किया था। एट थर्मल इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू स्टिमुलेटेड एमिशन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू स्टिमुलेटेड एमिशन कितना था हमारे पास में, ये रेशियो था हमारे पास में A21/B21 म्यू ओमेगा। ठीक है, ये रेशियो था, ये था e की पावर h कट ओमेगा बाय KBT-1, या h म्यू बाय KBT-1 लिख सकते हो, या h कट ओमेगा, h म्यू लिख दो या h कट ओमेगा लिख दो, एक ही बात है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि म्यू को ओमेगा की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और एच कट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, एच कट ओमेगा बाय KBT-1। ठीक है, और यहाँ पे जो एच कट बाय KBT है हमारे पास में वो है एच कट बाय KBT है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। KB की जो वैल्यू है वो है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन और 300 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कम आउट टू बी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास में 2.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड, ये आ जाएगा। अब यहाँ अपने वैल्यू पुट करेंगे इसकी, और हमें जो फ्रीक्वेंसी, अब हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी गिवन है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और देखना है ये जो क्वांटिटी है वो क्या आ रही है हमारे पास में। सबसे पहले अपने चेक करेंगे फर्स्ट हमारे पास में, लेट्स से डी ऑप्शन के लिए चेक करेंगे या ए ऑप्शन के लिए चेक कर लो। ए ऑप्शन के लिए यदि बात करेंगे अपने, फ्रीक्वेंसी है 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो A21। ठीक है, तो बस यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे म्यू इक्वल टू 10⁻13 हर्ट्ज, तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा होगा 2 पाई म्यू, तो 2 पाई इंटू 10⁻13 हर्ट्ज, इसके लिए चेक करोगे। ठीक है, फिर इसके लिए चेक करोगे, इसके लिए चेक करोगे, और देखना है A21/B21 म्यू ओमेगा की जो वैल्यू है वो किसके लिए लेस देन 1 है, जस्ट किसके लिए लेस देन 1 है। ठीक है, जब जो हमारे पास में 10⁻13 के लिए चेक करोगे, 10⁻11 के लिए, फिर 8 के लिए करना, फिर 5 के लिए करना, और देखना इस वैल्यू है एक्सपोनेंशियल में पुट कर देना ये सारी वैल्यू एच बाई KBT, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा पुट करना। ठीक है, क्योंकि हमने एच कट लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओमेगा लोगे तुम, तो यहाँ पे तुम चेक करोगे भाई किसके लिए जस्ट वो 1 से कम है, तो जो 10⁻11 हर्ट्ज आएगी हमारे पास में, 10⁻13 हर्ट्ज के लिए ये 4 आएगी जो 1 से ज़्यादा है।
10⁻11 हर्ट्ज के लिए जस्ट 0.03 समथिंग कुछ ऐसे करके आएगी 0.03, और ये 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है, इसका मतलब जो हमारे पास में B21 म्यू ओमेगा उसकी जो वैल्यू है वो A21 से ज़्यादा है। इसका मतलब जो स्टिमुलेटेड एमिशन जो रेट है हमारे पास में वो डोमिनेट कर रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन को एट 10⁻11 हर्ट्ज पे। बस ये तुम्हें सभी ऑप्शन वेरीफाई करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में वो 10⁻11 हर्ट्ज होगा। एक बार वेरीफाई कर लेना, इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करना एक बार, ताकि आगे दिक्कत ना हो तुम्हें। इन क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करना। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज गिवन बाय दिस एंड द एमिटेड फोटोन इज एट वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। लाइफ टाइम हमें कैलकुलेट करनी है, तो लाइफ टाइम हमेशा कैलकुलेट करते हैं अपने स्पॉन्टेनियस एमिशन से। स्टिमुलेटेड एमिशन से कभी भी लाइफ टाइम नहीं कैलकुलेट की जाती। जो लाइफ टाइम कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस एमिशन से कैलकुलेट की जाती है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन हमें गिवन है B21 2.1 इंटू 10⁻19 मीटर क्यूब ओमेगा इनवर्स सेकेंड -3। A21 हमें नहीं पता, यहाँ पे लाइफ टाइम हमें कैलकुलेट करनी है। लाइफ टाइम हमारे पास में होता है 1/A21। B21 हमें पता है, A21 नहीं पता। तो A21 और B21 में रिलेशन हमें पता है। क्या रिलेशन है? 8πh, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो तुम, C3 8πh म्यू क्यू ओवर C3। तो A21 क्या आ जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, हमें पता है म्यू इक्वल टू C/λ होता है, तो लैम्डा आ जाएगा म्यू C/μ, लैम्डा आ जाएगा हमारे पास में C/μ। तो यहाँ पे अपने लिख सकते हैं 8πh B21, तो C/μ को अपने लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब। ठीक है, तो A21 ही आ जाएगा। बस ये वैल्यू पुट करो, 8 इंटू 3.14 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34, 2.1 इंटू 10⁻19 पॉन लैम्डा है 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 3000 क्यूब इंटू 10⁻30 मीटर में आ जाएगा ये। और जो हमारे पास में जूल इंटू सेकेंड इंटू एच की वैल्यू है जूल इंटू सेकेंड, ये है मीटर क्यूब इंटू ओमेगा इनवर्स, तो ये 1/ओमेगा इंटू सेकेंड क्यूब नीचे, और नीचे और है हमारे पास में मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा को लिख देंगे जूल/सेकेंड, जूल पर सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड इनवर्स, सेकंड स्क्वायर नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा सेकंड, तो 1/सेकंड आ जाएगा। ठीक है, और इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो वो सेकंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बस तुम्हें ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके तुम्हें आंसर निकालना है। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, मैं एक बार कैलकुलेट से कर देता हूँ, 8 इंटू 3.14 इंटू 6.6 इंटू 2.1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा हमारे पास में 12.89। एक सेकेंड, 12.89 और साथ में पावर देख लो, पावर से पता लगेगा तुम्हें एग्जैक्ट पावर क्या आ रही है, नैनो सेकेंड। तो ये A21 आ रहा है, इसका 1 डिवाइड बाय करेंगे, 1 डिवाइड बाय 12.89, तो ये आएगा 0.077। तो 77 लगभग 80 के करीब आ रहा है, तो 80 नैनो सेकेंड यहाँ पे टाइम आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, बाकी पावर को अरेंज करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पे 80 नैनो सेकेंड, 0.077 आ रहा है, इसका मतलब 80 बनेगा, ये 80 नैनो सेकेंड। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल एटम in equilibrium with black body radiation in cavity at temperature T. The equilibrium probabilities for each atom being in ground state 0 and excited state, एक ground state 0 है और एक excited state 1 है, इनमें पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है P0 एंड
P1 है रिस्पेक्टिवली। इफ n बी द एवरेज नंबर ऑफ फोटोन इन ए मोड इन द कैविटी दैट कोज ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट, और n एवरेज नंबर ऑफ हमारे पास में फोटोन है जो ट्रांजिशन को कोज करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास में दो स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन है। लेट W01 and W10 denote respectively the square of matrix element corresponding to atomic transition। W01 1 से 0 से 1 में ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है और W10 0 से 1 से 0 में ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड। अब यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा भाई ये अजीब सा क्वेश्चन है, और लेज़र फिजिक्स, अब मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है इस चीज़ को तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है, अब 0 से 1 में जो ट्रांजिशन होती है वो सिर्फ एक ही टाइप की ट्रांजिशन होती है, और 1 से 0 वाली जो ट्रांजिशन होती है वो दो टाइप की ट्रांजिशन होती है हमारे पास में, एक स्टिमुलेटेड एक स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे देख सकते हो जो 0 से 1 वाली जो ट्रांजिशन है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, द इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है कि जो अपवर्ड ट्रांजिशन है वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन के इक्वल है। अपवर्ड ट्रांजिशन क्या है, 0 से 1। अब 0 से 1 P0n 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 ये सेम क्वांटिटी, तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस 0 से 1 है अपवर्ड ट्रांजिशन, और डाउनवर्ड ट्रांजिशन 1 से 0 होगा। अब 1 से 0 में एक स्पॉन्टेनियस होगा एक स्टिमुलेटेड होगा। अब जो स्पॉन्टेनियस होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड ही नहीं करता है, जो स्टिमुलेटेड होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो ये वाला स्टिमुलेटेड है और ये वाला हमारे पास में स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास में जो डी ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम, बिल्कुल ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में वो हम कह सकते हैं, एक टाइप से हम कह सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है उस पर्टिकुलर लेवल में वो है हमारे पास में। और ओमेगा प्रोबेबिलिटी को, जो मैट्रिक्स एलिमेंट है हमारे पास में, वो एनर्जी डेंसिटी और फोटोन की जो डेंसिटी है जो हमारे पास में फोटोन है उसको रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, लेकिन उस समय हमें जाना ही नहीं है, बस तुम्हें ये देखना है कि जो अब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ एक ही होगा और जो एमिशन है वो दो होंगे, और जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड ही नहीं करता है, स्टिमुलेटेड एमिशन नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। बस ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये गेट नेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ के तो शुरू में तो ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन यदि नेट के एग्जाम में तुम्हें मिलेगा तो शुरू में समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार लीव कर दो फर्स्ट राउंड में। ठीक है, सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन को करो, फिर तुम्हारा थोड़ा फ्लो बन जाता है सेकंड राउंड में और दिमाग भी अच्छे से चलने लग जाता है, और जो क्वेश्चन नहीं होने वाले वो भी हो जाते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाने पर। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी नेट का ही क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में वो क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ए मॉलिक्यूल शोन इन फिगर, लेट ओमेगा आई जे डिनोट द डीके रेट ऑफ ए ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल आई टू जे। ये डीके हो रहे हैं, 2 से 1 में ट्रांजिशन ओमेगा 2 1 लिखा है, 2 से 3 में ट्रांजिशन है, 3 से 4 में, 4 से 1 में। द मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली पम्प्ड फ्रॉम लेवल 1 to 2, 1 से 2 में हमने मॉलिक्यूल को पंप किया है। ठीक है, फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 3 to लेवल 4 बी एट लेजिंग ट्रांजिशन, यहाँ से लेजर लाइट हमें मिल रही है, द डीके रेट हैव टू स्पेसिफाई। अब यहाँ से लेजर लाइट मिल रही है मतलब ये जो ट्रांजिशन है मेटास्टेबल स्टेट में है, और ये हमारे पास में ये मेटास्टेबल स्टेट है, मतलब 3 जो 4 ट्रांजिशन है इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जो 3 4 जो ट्रांजिशन है हमारे पास में, और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ये ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो ट्रांजिशन होगा, डीके होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, डीके होगा वो मिनिमम होगा, स्लो होगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पार्टिकल है वो भरने चाहिए जितने ज़्यादा हो सके, और वो कैसे भरेंगे, कितने फिल होंगे, जितना इसका एमिशन टाइम ज़्यादा होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन टाइम जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतने ही पार्टिकल यहाँ ज़्यादा रुकेंगे तो 4 में पार्टिकल कम होंगे तो पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे क्रिएट होगा।
पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा यहाँ पे, तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसका जो डीके रेट है वो सबसे कम होगा। तो ओमेगा 3/4 सबसे कम होगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको तो एक बार हटा दो फोर्थ ऑप्शन को। अब यहाँ पे देखो, अब एक 2-1 ट्रांजिशन है, एक 2-3 ट्रांजिशन है, एक 4-1 ट्रांजिशन है। अब यहाँ पे हमारे पास में देखो, यहाँ पे जो सबसे फास्ट ट्रांजिशन है वो कौन सा होना चाहिए, सबसे फास्ट ट्रांजिशन कौन, सबसे फास्ट डिके कौन सा होना चाहिए, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। सबसे फास्ट डिके होना चाहिए ये वाला 4 से 1 वाला। क्यों होना चाहिए ये, क्योंकि ये सबसे फास्ट, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुंचे ये तुरंत डिके हो गया। ये जैसे ही डिके होगा तो यहाँ से पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो बना रहेगा। एट द एंड हमें क्या करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन को हमें सस्टेन करना है। तो सबसे जो फास्ट डिके है वो 4 से, जो लेज़र लेवल है, लेज़र के जस्ट नीचे वाला जो ट्रांजिशन है वो सबसे फास्ट होना चाहिए। तो ओमेगा 4-1 की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके और सबसे कम होगी हमारे पास में ओमेगा 3/4 की। तो ओमेगा 4-1 किस में सबसे ज़्यादा है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये तो नहीं है, वैसे भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारे पास में ट्रांजिशन होगा। तो ओमेगा 4-1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ओमेगा 2-3, ओमेगा 2-1 और ओमेगा 3/4। ओमेगा 2-3 की जो वैल्यू है वो भी ओमेगा 2-1 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्टिमुलेटेड, ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन है और ये भी स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो ओमेगा 2-3 ज़्यादा होना चाहिए ओमेगा 2-1 से, ठीक है। और ओमेगा 3/4 सबसे कम होना चाहिए हमारे पास में। ओमेगा 2-1 क्यों कम होना चाहिए ओमेगा 2-3 से, क्योंकि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को ख़राब करेगा। ओमेगा 2-1 ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को कम करेगा, क्योंकि पार्टिकल, यहाँ जो पार्टिकल पहुँचे हुए हैं वो यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमें किस में भेजना है, हमें इसमें भेजने हैं। तो ये इसका जो रेट है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मतलब जल्दी से डीके होना चाहिए। तो इस वजह से हमारे पास में जो ऑर्डर होगा वो ये वाला ऑर्डर होगा। बात समझ में आई? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप ये समझ में आया हो तुम्हें। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी ऑफ 3 लोवेस्ट स्टेट ऑफ एटम आर, 3 लोवेस्ट स्टेट हमें उसकी एनर्जी गिवन है, -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द आइंस्टीन कोफिशिएंट A10, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। A10 हमें गिवन है 3, स्पॉन्टेनियस एमिशन के ये कोफिशिएंट है, और A20 हमें गिवन है 1.2 × 10⁸, और A21 हमें गिवन है 8 × 10⁷ × सेकेंड इनवर्स। इफ़ द लार्ज नंबर ऑफ एटम आर इन द एनर्जी लेवल E2 में सबसे ज़्यादा एटम है, द मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट, इस एक्साइटेड स्टेट की जो मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम है वो क्या होगी। अब इसमें से जो पार्टिकल है वो 2-1 में भी जा सकते हैं, इसमें से जो पार्टिकल है वो 0 में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम, इसका जो नेट कोफिशिएंट होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट होगा, लाइफ टाइम हमेशा स्पॉन्टेनियस एमिशन से निकालेंगे, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट होगा A2 वो होगा A20 + A21, A20 + A21 ये होगा 1.2 × 10⁸ प्लस 8 × 10⁷, या 0.8 × 10⁸, ये लिख सकते हैं इसको। तो ये आएगा हमारे पास में 2 × 10⁸ सेकेंड इनवर्स, और इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो मीन लाइफ टाइम निकल जाएगा 1/A2। तो ये आएगा हमारे पास में 1/2 × 10⁸, तो आएगा 0.5 × 10⁻8 सेकेंड। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यदि 2 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहे हैं तो उनको ऐड कर दो डायरेक्ट, मतलब जो टाइम को ऐड नहीं करेंगे डायरेक्ट, टाइम का तो अपने 1/A2 करके करेंगे। जो A2 है, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट है, उसको ऐड कर दो, फिर टोटल 1/A2 कर दो, तो हमारे पास में मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम निकल के आ जाएगा यहाँ पे, मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम ऑफ A2 स्टेट, ठीक है। तो ऐसे इसी टाइप से तुम्हें करना है, ऐसे नहीं करोगे तुम, पहले अलग अलग टाइम निकालोगे दोनों के लिए और फिर उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, वैसे नहीं करना तुम्हें, क्योंकि एक ही लेवल से ट्रांजिशन हो रही है, एक ही लेवल से हो रही है, तो दोनों के जो स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट है उनको ऐड कर दोगे, ऐड करके
डायरेक्ट टोटल ए निकल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो तुम्हारे पास में जो टाइम निकल जाएगा उसको कहेंगे मीन रेडिएटिव लाइफ टाइम, 0.5 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आई थिंक ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था हमारे पास में 13, ये 14 हो गया। ये भी नेट का क्वेश्चन है, ये पूछा गया नेट 2020 में। ठीक है, जून 2020 में पूछा गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, ये गेट का क्वेश्चन है। ए कलेक्शन ऑफ एन एटम, गेट में बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेज़र से, इवन पूछे ही नहीं जाते आजकल के ट्रेंड में, तो पूछे ही नहीं जाते आजकल, गेट में क्वेश्चन नहीं आते इसके लेज़र के, सिर्फ नेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, collection of an atom is exposed to a strong resonant electromagnetic radiation with Ng atom in ground state, Ne atom in excited state, Ng plus Ne is equal to N. This collection of two atom will have the following population distribution. ठीक है, strong resonant electromagnetic radiation है, exposed to a collection of an atom is exposed to a strong resonant electromagnetic radiation, मतलब इसमें Ng पार्टिकल है, इसमें Ne पार्टिकल है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पॉपुलेट किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका मतलब बहुत हाई रेडिएशन है, बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इसमें हमारे पास में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे क्या होंगे, इसके हाफ पार्टिकल यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, हाफ इसमें रहेंगे, हाफ इसमें रहेंगे। दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। जो अपने टेम्परेचर को, यदि हम कहें टेम्परेचर को अपने इन्फिनेटिव कर दें, या हम जो रेडिएशन इम्पोज कर रहे हैं उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो दोनों लेवल में पार्टिकल है वो हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इस वजह से हम ये भी कहते हैं भाई 2 लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करना मुश्किल है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये हो सकती है कि अपर लेवल में जो पार्टिकल है वो लोअर लेवल के पार्टिकल के इक्वल हो सकते हैं, तो n/2 और n/2। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर, या कह रहे हैं हाई स्ट्रॉन्ग रेजोनेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इम्पोज करें। ठीक है, हाई रेडिएशन को यहाँ पे इंड्यूस करें। तो ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यदि लो टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर 0 केल्विन की बात करें, लगभग 0.1 केल्विन या 1 केल्विन बहुत लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं सभी के सभी पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में होंगे, तो Ng की वैल्यू Ne से काफ़ी ज़्यादा हाई होगी लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को इन्फिनेटिव कर दें तो T टेंड टू इन्फिनेटिव पे, ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी होगी। तो ये PYQ क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, कुछ 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और गेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, नेट के ही क्वेश्चन पूछे गए, ये नेट के सारे PYQ क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आइडिया लग गया होगा तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्या पता कोई अजीब सा भी क्वेश्चन बन जाए, तो उस क्वेश्चन को यही कोशिश करना कि एक बार लीव कर दो। ठीक है, बाद में जब तुम्हारे पास में टाइम बचे तब करना। हाँ, जो होने, क्योंकि लेज़र के क्वेश्चन में ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और गलत होने के भी चांसेस होते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस वजह से एक बार अवॉइड करना, फिर भी टाइम बचे तो इसको ट्राई करना। इजी हो तो पहले ही कर देना, कुछ अजीब सा क्वेश्चन आए तो उसको लेके मत बैठना, हमने तो लेज़र फिजिक्स पढ़ी है तो मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा मत करना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक बार अवॉइड करने की कोशिश करना। देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपने। फिगर शोज द एनर्जी लेवल ऑफ 3 लेवल एटॉमिक सिस्टम, 3 लेवल है 1 2 3, विद कोफिशिएंट, विद आइंस्टीन कोफिशिएंट A32 हमें गिवन है, A31 हमें गिवन है, A21 हमें गिवन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट गिवन है। कैन सिस्टम बी यूज टू लेज़र एक्शन बिटवीन 2 से 1, क्या 2 से 1 में ये लेज़र एक्शन की तरह बिहेव कर सकता है, क्या लेज़र लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है, देखते हैं। A21 हमें गिवन है कितना, 10⁸ सेकेंड इनवर्स, तो टाइम कितना होगा 1/10⁸, तो 10⁻⁸ सेकेंड, और 10⁻⁸ जो सेकेंड टाइम है वो 3 से जो 2 टाइम है। अब देखो लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक ऐसा लेवल होना चाहिए जिस लेवल का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा हो, कि एटम वहाँ पे सबसे ज़्यादा रुकना चाहिए, वो मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए।
मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। क्या यहाँ पे 2 जो स्टेट है वो मेटास्टेबल है? 2 का जो टाइम आ रहा है, एवरेज टाइम, वो आ रहा है 10⁻⁸ सेकेंड, और 3 का जो एवरेज टाइम निकालोगे वो इससे कम आएगा। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा आएगा। मतलब थर्ड लेवल में जो पार्टिकल है वो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, 2 लेवल में जो पार्टिकल कम टाइम तक रुकेगा, क्योंकि A21 की वैल्यू ज़्यादा है, A31 और A32 की वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है A32 और A31 में या थर्ड लेवल में जो एटम है वो सेकंड लेवल के कंपैरिजन में ज़्यादा रुकेगा, और थर्ड लेवल में यदि एटम ज़्यादा रुकेगा तो सेकंड लेवल में यदि ज़्यादा नहीं रुकेगा तो इसको एज ए पॉपुलेशन इन्वर्जन की तरह कंसिडर नहीं कर सकते। वहाँ पे एटम रुक ही नहीं रहा। पॉपुलेशन इन्वर्जन तभी क्रिएट होगा ना, तो वहाँ पे एटम रुकेगा। जहाँ पे ये एटम पहुँच रहा है इससे पहले ये डिक्रीज हो रहा है, डिके हो रहा है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लेजर एक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, 3 से 2 में पॉसिबल हो सकता है। 3 से 2 में लेजर एक्शन है वो यहाँ पे। बात करें इसमें जो बी पार्ट है, व्हाट इज द लाइफ टाइम ऑफ लेवल 3, वही मीन लाइफ टाइम निकालना है, लाइफ टाइम ऑफ लेवल 3। ऐसे ये क्वेश्चन कर लिया हमने। वैसे कैसे निकालोगे? पहले टोटल ए निकालोगे, A32 A31 ये निकालोगे तुम। ठीक है, फिर इसको जो लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा हमारे पास में 1/A। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/A32 प्लस A31। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आएगा हमारे पास में 1/A32 कितना है? A32 है 7 और 1 8, 8 इंटू 10⁻7। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1.25 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हो तुम। और सिर्फ ए से 32 में यदि ट्रांजिशन टाइम निकालना होता तो 1/A32 कर देते, और A3 से 1 में ट्रांजिशन टाइम निकालना होता तो 1/A31 कर देते। लेकिन कंप्लीट A3 के लिए, कंप्लीट थर्ड लेवल के लिए पूछ रहा है, तो कंप्लीट A को पहले ऐड करेंगे अपने, ठीक है, और फिर कंप्लीट अपने टाइम निकालने के लिए 1/A कर देंगे। ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आया हो। ठीक है, इसमें जो सी पार्ट है वो ये है हमारे पास में। सी पार्ट क्या, देखो, एट T=0 एन एटम आर एक्साइटेड टू लेवल थर्ड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3 स्टेट। थर्ड स्टेट में dN3/dt निकालना है। ठीक है, और उसमें N3 पार्टिकल है, टोटल N3 पार्टिकल को एक्साइट कर दिया गया है। तो जो N3 पार्टिकल है, T=0 पे N3 पार्टिकल है, तो उनका डीके हो रहा है, कोई प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, ऑलरेडी एक बार प्रोड्यूस कर दिए गए हमने पार्टिकल थर्ड लेवल में। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट लेवल था। यहाँ से जो पार्टिकल है वो N3 यहाँ पे है हमारे पास में। अब N3 में से कुछ पार्टिकल यहाँ जा सकते हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ जा सकते हैं। तो डीके क्या होगा हमारे पास में? λ32 N3 माइनस λ31 N3। तो λ32 को क्या लिख सकते हैं? N3 बाय ये लैम्डा, जो डीके कॉन्सेंट होता है वो होता है हमारे पास में 1/टाइम 32, या इसको A21 भी लिख सकते हैं, A32 भी लिख सकते हैं इसको, लैम्डा को, डीके कॉन्सेंट को। ठीक है, ए से भी लिख सकते हैं इसको, या लैम्डा से भी लिख सकते हैं। N3 T32 माइनस N3 T31 इसको लिख देंगे। और T=0 पे हमारे पास में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है N30 है वो है N। ठीक, और टाइम के साथ में वो कैसे डिक्रीज होंगे उसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा dN3/dt, ये आ जाएगा हमारे पास -N3 1/T31 तो 32। तो इसको अपने ये भी लिख सकते हैं -N3, इसको लिख देंगे A31 प्लस A32, या लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए की फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A31 प्लस A32 माइनस N3, ए भी लिख सकते हैं इसको dN3/dt, dN3/N3 ये आ जाएगा -A/dt log N3, और ये आ जाएगा -AT N3 e⁻⁻AT। ठीक है, और प्लस सम कॉन्सेंट T=0 पे पार्टिकल है, T=0 पे जो पार्टिकल है वो है N। ठीक है, तो C की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में? कोफिशिएंट तो पहले ही आएगा ना, यहाँ पे जो कॉन्सेंट है वो तो पहले ही आएगा ना C।
ठीक है। टी इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो हमारे पास में n, तो c की वैल्यू आ जाएगी log n। ठीक है, तो log n3 बाय n माइनस AT, तो n3 आ जाएगा n e की पावर माइनस AT। AT को लिख देंगे 1/τ3 e की पावर माइनस t/τ3। ठीक है, τ3 क्या है 1/a 1/a31 + a32। इस टाइप से इसको अपने सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है, बस इस लेवल से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मेरे हिसाब से यदि लेजर से क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, नेट के एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा तो मेरे हिसाब से लेवल वाला क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा, लेजर से मिलेगा तो, या आइंस्टीन कोफिशिएंट से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यदि बहुत अजीब सा हुआ तो एक बार लीव कर देना, और होने वाला हुआ तो पहले राउंड में इसको अटैम्प्ट कर लेना। तो ये लेजर का असाइनमेंट है, इतने ही क्वेश्चन है। बाकी एक टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा जो अलग क्वेश्चन होंगे, उसका ही वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इतने क्वेश्चन इनफ है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है।